So hello students and welcome back to yet another video on my channel ऑल इंडिया रैंक कार्टल। और अभी जो है अगर हम लोग टाइम देखें तो टाइम हो रहे हैं 2:42। ठीक है, 2:42 के टाइम हो रहा है और 2:42 पे मैं रेडी हूँ विथ द जेई एडवांस पेपर 1 सोल्यूशन एंड के क्लासेस थी मेरी और उसके बाद पेपर आया 9-10 बजे। उसके बाद पूरा टाइप भी खुद ही किया क्योंकि इतने रात में कोई टाइप करने को नहीं मिलेगा। एंड आफ्टर दैट आई एम रेडी टू सॉल्व द फर्स्ट 16 क्वेश्चंस ऑफ पेपर 1। आप लोग मैं अभी कुछ वीडियोस भी देख रहा था जहां पे मेमोरी बेस्ड पेपर 1 पेपर 2 का डिस्कशन चल रहा था और एकदम बेकार डिस्कशन, ठीक है, जिससे कि कोई भी सिर्फ व्यूज के लिए कुछ भी करना, ठीक है, यही आज के डेट में कुछ एडिटिंग का ये रह गया है। ठीक है, इससे सिर्फ आपका मेमोरी बेस्ड नाम का कोई चीज नहीं होता है जेई एडवांस में। जेई एडवांस में जब तक हमें पूरा क्वेश्चन नहीं मिलेगा तब तक मेमोरी बेस्ड करना कुछ भी वो एकदम अपने आप मतलब बच्चों के साथ एकदम नाइंसाफी है। तो मेरी क्लास थी और क्लास खत्म होने के बाद 8:30 बजे 9 बजे 9:30 बजे मुझे लगता है कि डिनर के बाद मैं पेपर लेकर बैठा और दोनों पेपर हमारे सॉल्व हो चुके हैं। मैंने खुद ही इसको टाइप करके पूरे पीपीटी के फॉर्म में आपके लिए कन्वर्ट भी कर लिया। एक एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, ठीक है, और ये सारे जो इन्फ्लुएंसर और रीलर टीचर है ना ये निकल चुके हैं। ठीक है, आप देखे होंगे कि एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3-3 टीचर आए हैं, एक फिजिकल, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक। खैर हम लोग फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ। कोलकाता में सबसे पहले सोल्यूशन भी मैं आपको दे रहा हूँ और पूरे इंडिया में भी ये पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन, फर्स्ट डिटेल्ड सोल्यूशन है। हो सकता है कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो माफ कर दीजिएगा। आपके सामने एज इट इज रॉ वीडियो ये रिकॉर्ड हो रहा है और देखते हैं कि अपने भी आपको भी टेस्ट करना रहता है जेई एडवांस में कि बच्चे तो फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री तीनों करते हैं, अपन को तो सिर्फ केमिस्ट्री करना है। ठीक है, तो उसमें भी अपने आप का भी एक टेस्ट होता है कि अगर हम बच्चों की जगह खुद एग्जाम में बैठे होते तो हमारा क्या थॉट प्रोसेस चलता, ठीक है, कैसे पेपर को सॉल्व करते। ठीक है, तो ऑल इन ऑल हम लोग इस पेपर को सॉल्व करेंगे जस्ट टू चेक कि रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल रिकॉर्डिंग जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर सीइंग हियर, इट इज अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन आई कैन से। द हीटिंग ऑफ NH4NO2 and NH4NO3 at 200 to 250 degree Celsius is associated with the formation of nitrogen containing compound X and Y respectively। X and Y are, देखिए ये सारे टीचर्स अपने पढ़ाते हैं। ठीक है, जब आप हीटिंग इफेक्ट्स पढ़ते हैं नाइट्राइट सॉल्ट का और नाइट्रेट सॉल्ट का तो वहाँ पे सारे टीचर्स आपको ये रिएक्शन बताते हैं कि 60 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर हम NH4NO2 को हीट करेंगे यहाँ पे N2 प्लस वाटर बनेगा और जब हम लोग NH4NO3 को कितने पे हीट करेंगे बच्चों, 200 से 250 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे N2O प्लस H2O बनेगा। सिंगल करेक्ट था बेटा ये, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपका ऑप्शन ए आया है तो आपको इस क्वेश्चन में अगर +3 - 1 है तो +3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से विदाउट एनी एफर्ट। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ मैक्सिमा ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड, ठीक है, ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड इन द अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें लैम्डा एब्जॉर्ब्ड की बात की गई है, ठीक है, और लैम्डा एब्जॉर्ब्ड जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स में देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स में आपको मालूम है कि जैसे जैसे लिगेंड स्ट्रांग होता है तो ये आपका Eg हो गया, ये आपका T2G हो गया, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग क्या होता है, ज्यादा होता है। डेल्टा नॉट की अगर हम लोग बात करें तो ये ज्यादा होगा और डेल्टा नॉट किसके केस में ज्यादा होगा, SFL के केस में ज्यादा होगा। और यही अगर हम बात करते हैं T2G और Eg के गैप के बीच में, ठीक है, डेल्टा नॉट, तो ये आपका केस बनता है WFL में। WFL में स्प्लिटिंग कम होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे पेयरिंग नहीं देखने को मिलता है। SFL में अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका स्प्लिटिंग ज्यादा होता है। तो अब स्प्लिटिंग अगर ज्यादा होगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व कर रहा है, सॉरी लाइट एब्जॉर्व कर रहा है तो जाहिर सा बात है कि ये hc/λ एब्जॉर्व करेगा, ठीक है, और इसको ज्यादा एनर्जी गैप को कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लैम्डा एब्जॉर्ब्ड कम होना चाहिए। ठीक है, लैम्डा एब्जॉर्ब्ड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ
लिगेंड्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसको ये पॉइंट अगर पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से कर जाएगा। अब Cn माइनस यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमको दिख रहा है, इसके बाद आपका NH3 आता है, इसके बाद आपका H2O आता है और इसके बाद आपका क्लोरीन आता है। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड की जो वैल्यू आएगी वो हमसे पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे कम मुझे लगता है, सबसे कम जो मुझे लगता है कि लैम्डा एब्जॉर्ब सबसे कम जो आएगा, क्योंकि Cn माइनस सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो लैम्डा एब्जॉर्ब सबसे कम ए में होना चाहिए। ए के बाद ये वाला में होगा, उसके बाद एक वाटर आ गया है और एक जगह Cl आ गया। तो इसका भी करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों, फर्स्ट 2 क्वेश्चन आंसर इज ए। 2 का भी आंसर मुझे लग रहा है कि ए होना चाहिए, क्योंकि लैम्डा एब्जॉर्ब स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करता है। जितना ये एनर्जी ज्यादा रहेगा उतना लैम्डा क्या होगा, कम होगा एब्जॉर्ब, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन T2G से क्या होगा, Eg में एक्साइट हो जाएगा। तो लिगेंड सबसे स्ट्रॉन्ग जहां होगा वहां लैम्डा एब्जॉर्ब सबसे कम होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहां पे होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ परमैंगनेट आयन विथ आयोडाइड इन न्यूट्रल एक्वस मीडियम। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए न्यूट्रल में अगर हम लोग बात करें, एनसीईआरटी में भी ये रिएक्शन दी हुई है आपका, कि अगर ये आयोडाइड के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है तो आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में, बट हमसे पूछा है न्यूट्रल। तो होता क्या है कि न्यूट्रल मीडियम या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम, जिसको हम लोग फेंटली अल्कलाइन मीडियम भी बोलते हैं, तो न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में, न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में ये I माइनस आयोडेट में जाके ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट 3 सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, और तीनों जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं तीनों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही पूछी गई है। तो ये अपने आप में एक नया चीज देखने को मिला है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन ऑर्गेनिक से है, कंसीडर द डिपिक्टेड हाइड्रोजन इन द हाइड्रोकार्बन्स गिवन बिलो द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे अगर हम मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन पूछा गया है, तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन अगर हम यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बनाए, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये रेजोनेंस करेगा, ठीक है, यहाँ पे भी कंजुगेट बेस बनाएगा, ये भी रेजोनेंस करेगा। तो रेजोनेंस तो खैर हर जगह हो रहा है, रेजोनेंस तो खैर हर जगह हो रहा है। लेकिन अगर मैं देखूं कि यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइन का रिंग है, तो क्या एरोमेटिसिटी आ सकता है? तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे तो नहीं आ रहा है एरोमेटिसिटी, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस करके यहाँ आ जाता है, यानी कि कुछ ऐसा बन जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ये जो है कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये रिंग एरोमेटिक रिंग है, और एरोमेटिक कॉन्जुगेट बेस जो होता है, दिस इज एरोमेटिक कॉन्जुगेट बेस, तो हाईली स्टेबल है। तो जिसका बेस ज्यादा स्टेबल होगा वो हाईली एसिडिक होना चाहिए। फिर भी एक बार चेक कर लेते, कहीं और तो नहीं बन रहा है, यहाँ तो नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज हमारा यहाँ जाएगा, ठीक है, और अल्टीमेटली फिर यहाँ जाएगा। तो यहाँ पे तो खैर रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, तो नॉर्मल रेजोनेंस है। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो नॉर्मल रेजोनेंस है, रिंग एरोमेटिक नहीं हो पाएगा। तो सब जगह रेजो तो है, ओनली रेजो, यहाँ पे भी रेजो स्टेबलाइज्ड है और यहाँ पे भी रेजो स्टेबलाइज्ड है, बट इसका रेजोनेंस तो है ही, साथ साथ एरोमेटिसिटी आ जाने की वजह से कॉन्जुगेट बेस काफी ज्यादा स्टेबल हो चुका है। तो इसका बेटा करेक्ट आंसर जो होगा वो आ जाएगा बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला 4 क्वेश्चन था, 3 इनऑर्गेनिक 1 ऑर्गेनिक। अगला क्वेश्चन है, ये मल्टीपल करेक्ट स्टार्ट हो गया यहाँ से, मल्टीपल, ये बेटा आपका स्टार्ट हो गया है मल्टीपल करेक्ट, ठीक है, क्वेश्चंस रिगार्डिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स इज और आर। यहां पे बोला गया बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, यहां पे बोला गया बच्चों इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। अब देखिए अगर हम इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखें, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Ne2 नियॉन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 10 10 इंटू 2 20, 20 में बॉन्ड ऑर्डर 0, तो ये तो करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है, दिस इज करेक्ट, ठीक है, दिस इज करेक्ट, क्योंकि Ne2 का बॉन्ड ऑर्डर जो होगा बच्चों 20 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 0 होगा। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड होमो ऑफ F2 का होमो सिग्मा टाइप का नहीं होता है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगा, होमो जो F2 का होगा, जब आप इसका लिखेंगे F2 में, तो 18 इलेक्ट्रॉन के लिए जब आप लिखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। देन आपका अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका आ जाएगा सिग्मा 2p z2 पाई 2p x2 पाई
2p(y2) कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 8 10 12 14। इसके बाद आ जाता है बेटा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। तो यहाँ 4 6 8 10 12 14 16 18 और इसके बाद आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग को दिख रहा है इसमें हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये पाई है, पाई स्टार जो है दिस इज पाई स्टार 2px या फिर पाई स्टार 2py। ये आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, होमो है, ठीक है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बोला, ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिग्मा टाइप। हाईएस्ट यही, अगर लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड लूमो बोलता ना तो ये सिग्मा टाइप लूमो है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर, ये देखो ये लूमो है, सिग्मा टाइप जो है वो लूमो है एक्चुअली, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ये इनकरेक्ट हो गया, ये हो गया इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 प्लस इज स्मॉलर देन, बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 प्लस इज स्मॉलर देन बॉन्ड एनर्जी, ये तो गलत है क्योंकि अगर हम बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस की बात करते हैं तो 14 15, तो 14 में 3 15 में 2.5 होता है और बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 2 होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी बेटा ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपको क्लास में कराए जाते होंगे, हर टीचर कराता है। बॉन्ड लेंथ ऑफ Li2 इज लार्जर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ B2। अब देखिए B2 और Li2 की अगर हम लोग बात करें, Li2 एंड B2 दोनों का जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालिएगा तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर, इसका 10 है तो इसका 1 आ गया, और Li2 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 6 है तो यहाँ पे भी आपका सिग्मा 1 है, ठीक है, इसका भी 2, इसका भी 1 आ जाएगा, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1 है। तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, बट बॉन्ड ऑर्डर सेम होने से जरूरी नहीं है कि बॉन्ड लेंथ भी सेम हो। अब आप साइज को ऊपर फर्क देखिए, लिथियम का साइज, साइज ऑफ लिथियम इट इज ग्रेटर देन साइज ऑफ बोरॉन। तो साइज बढ़ जाने से आपका बॉन्ड लेंथ जो होता है वो बढ़ जाता है। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ Li2 इज लार्जर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ B2। मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, करेक्ट है, क्योंकि साइज इसका बड़ा है इसलिए बॉन्ड लेंथ जो होगा Li2 का दैट इज ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ क्या बेटा, B2। तो दिस इज इसका आंसर जो आएगा, करेक्ट आंसर जो इसका आएगा, the correct answer will be option B and option C. Now moving to the next question. Moving to the next question, the pair of dimagnetic ions is or are। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है अगर आपको NCERT से पूरी की पूरी ये याद है, F ब्लॉक की अगर मैं बात करता हूं कि कॉन्फ़िगरेशन आपको अगर याद है तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि अगर आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं La3 प्लस का, NCERT अगर आपके पास है तो ये तो NCERT से ही बच जाएगा। La3 प्लस इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये 4f0 होता है और ये मल्टीपल चॉइस है तो हम लोग सारे को चेक करना होगा, और हमसे डाई मैग्नेटिक पूछा है तो 100% इट इज डाई मैग्नेटिक। इफ यू गो टू सीरियम 4 प्लस भी बेटा 4f0 होता है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका डाई मैग्नेटिक होगा। तो हम लोग एक ही साथ ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है, एक ही साथ हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे। हमारे पास सीरियम 3 प्लस भी है तो पहला ऑप्शन तो है डाई मैग्नेटिक। अब एक बार हम लोग सीरियम 3 प्लस की बात करते हैं, तो सीरियम 3 प्लस 4f1 है तो ये आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, दिस इज योर पैरामैग्नेटिक। सीरियम का दोनों हो गया। इसके बाद इस ऑप्शन में La2 प्लस भी है तो लेट्स सी, La2 प्लस तो नहीं होगा क्योंकि La2 प्लस में आपका एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये आ जाएगा 4f1, तो ये आ जाएगा अगेन आपका पैरामैग्नेटिक। तो Ce3 प्लस वाला ऑप्शन, Ce3 प्लस वाला ऑप्शन तो ये कट गया और La2 प्लस वाला भी ऑप्शन कट गया, दोनों साथ ही दिया है तो ये आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, दिस इज पैरामैग्नेटिक। इसके बाद हमारे पास Yb2 प्लस भी दिया है, Yb3 प्लस भी दिया है। तो Yb2 प्लस अगर आपके पास NCERT है तो एक बार जरूर मैच करिएगा। Yb2 प्लस का जो आएगा ना, Yb2 प्लस का आएगा 4f14 आता है ना, हाँ 4f14 आता है तो Yb2 प्लस हो गया 4f14। तो Yb2 प्लस तो क्या हो गया आपका, ये आपका डाई मैग्नेटिक हो गया। इसके बाद अगर हम Lu3 प्लस की बात करें, ल्यूटेनियम 3 प्लस, तो ल्यूटेनियम 3 प्लस जो होगा, ल्यूटेनियम 3 प्लस भी 4f14 होता है, ल्यूटेनियम 3 प्लस भी 4f14 होता है। तो कहने का मतलब Yb2 प्लस भी 14 है, Lu3 प्लस भी 4f14 है,
तो ये वाला कॉम्बिनेशन यानी बी वाला कॉम्बिनेशन भी डाईमैग्नेटिक का हो जाएगा। और Yb3+ अगर हम लोग बात करेंगे तो Yb3+ के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो Yb3+ अगर हम लोग लिखें तो Yb3+ हो जाएगा 4f13, तो ये आपका पैरामैग्नेटिक हो गया। एंड नेक्स्ट वन इज Lu2+। तो Lu2+ की जब हम लोग बात करते हैं, ल्यूटेनियम 2+, तो ये 4f14 है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते, अगर एक इलेक्ट्रॉन हम लोग ये कर दे Lu2+ में बढ़ा दे, तो Lu2+ की अगर हम लोग बात करेंगे तो Lu2+ 4f14 और 5d1 हो जाएगा, 4f14 एंड 5d1 हो जाएगा। 5d सीरीज है तो 5d1 हो जाएगा। तो मतलब Yb3+ और ये भी आपका दोनों पेयर पैरामैग्नेटिक का ही दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा A एंड B। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर A एंड ऑप्शन नंबर B। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो द करेक्ट स्टेटमेंट इज और आर। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका पहला तो बहुत सिंपल है कि P में आपका HBr का एडिशन करके हम लोग ये बना देंगे ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, यानी साइक्लोहेक्सेन में ब्रोमीन लग जाएगा। इसका फिंकेलस्टाइन अगर कर रहे हैं, ठीक है, इसका फिंकेलस्टाइन रिएक्शन अगर हम लोग कर रहे हैं तो फिंकेलस्टीन रिएक्शन में क्या बनता है, आयोडोबेंजीन बनता है। तो आयोडोबेंजीन यहाँ बना दिए। ये बोल रहा है कि Q होगा, और R में स्वार्ट्ज रिएक्शन कराएं तो R क्या हो जाएगा आपका, फ्लोरोबेंजीन, ये आ जाएगा आपका फ्लोरोबेंजीन। अब बोला है कि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को बताना है, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बोला है कि CX बॉन्ड लेंथ PQR फॉलोज QRP यानी सबसे बड़ा Q का, सही बात है, Q फिर R फिर P, नहीं, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर मेरे हिसाब से Q होना चाहिए, देन P होना चाहिए, देन R होना चाहिए। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा है। CX बॉन्ड एंथैल्पी इन PQR फॉलोज द ऑर्डर CX बॉन्ड एंथैल्पी, CX बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा R का होगा बिल्कुल, फिर P का, फिर Q का। तो ये सही है, R ग्रेटर देन P ग्रेटर देन Q, तो ये करेक्ट है बेटा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2, SN2 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा Q, Q के बाद होगा P, QPR होगा, QPR होगा, यहाँ पे QPR होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्योंकि लिविंग ग्रुप की एबिलिटी तो देखनी है हम लोग को बस। तो I सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो Q देन P देन R, तो ये इनकरेक्ट हो गया, अगेन ये आपका इनकरेक्ट हो गया। pKa वैल्यूज ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ द लिविंग ग्रुप, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द लिविंग ग्रुप, तो यहाँ का HBr हो गया कॉन्जुगेट, लिविंग ग्रुप का कॉन्जुगेट, यहाँ लिविंग ग्रुप का कॉन्जुगेट HF हो गया, और यहाँ लिविंग ग्रुप का कॉन्जुगेट HI हो गया। तो सबसे ज्यादा अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा pKa, सबसे ज्यादा pKa HF का होगा, देन आपका HBr का होगा, एंड देन आपका HI का होगा। दिस इज द pKa वैल्यू। तो HF कहाँ से निकल रहा है, R से निकल रहा है, और उसके बाद HBr कहाँ से निकल रहा है, HBr निकल रहा है P से, ओहो P, फिर आ गया Q, फिर आ गया Q, RPQ होना चाहिए था, RP एंड Q होना चाहिए था। लेट मी चेक वंस मोर बिकॉज इट इज मल्टीपल करेक्ट, कुछ भी मैच, ये तो इनकरेक्ट आ रहा है। R, वेयर इज R, हियर, सबसे ज्यादा, फिर P में ब्रोमीन, अरे यहाँ तो Q दिया है, हम तो P लिखे हैं, इसका Q दिया है, Q मतलब नहीं, गलत है ये। तो इसका इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है तो करेक्ट इसका एक ही ऑप्शन होगा, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर B। तो अभी तक हम लोग 7 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं बेटा, ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था, बट इसका आंसर जो होगा बच्चों वो B हो जाएगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ इंटीजर बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल टाइप बोल सकते हैं। बोल रहा है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डाइक्रोमेट आयंस in acidic medium reduced to Cr3+, the current that flows through the cell for 48.25 minutes to produce 1 mole of Cr3+ is। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को डाइक्रोमेट से क्या बना लेना है, Cr3+ बना लेना है। Cr3+ का 1 मोल दिया हुआ है, इसका n फैक्टर भी लिख लीजिए, इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 3। अब हम लोग को पता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ फराडे के बराबर होता है, ठीक है।
रिएक्टेंट प्रोडक्ट का। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, मोल्स इंटू एन फैक्टर मतलब 3, इसको नंबर ऑफ फराडे से इक्वेट कर दीजिए, यानी IT बाई 96500 से इक्वेट कर दीजिए। I कितना दिया है हम लोग को निकालना है, T कितना है 48.25 सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे आ जाएगा 96500। तो I की वैल्यू आ जाएगी 96500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 48.25 इंटू 60। तो बेटा अगर यहां पे हम लोग बात करें ना, अरे ये तो कट रहा है पूरा, 3 6 16 6 तो इतना ही आ जाएगा 96। तो यानी इसका आ रहा है अप्रॉक्स 100 एम्पियर के आसपास। हाँ एग्जैक्टली कट रहा है, ये एग्जैक्टली कट रहा है, इसका आंसर आएगा 100 एम्पियर के आसपास। ठीक है, ये 100 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, लेट मी चेक वंस मोर, 16.08 के आसपास, 16.08 और 6, हाँ तो 96 सही है, एकदम कट रहा है बाबू और एकदम 100 ही आ रहा है। ठीक है ना, 965, ठीक है सही आ रहा है, 100 आएगा इसका आंसर। इसके बाद 25 डिग्री सेल्सियस द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इन दिस अमाउंट ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड। कंसंट्रेशन वीक मोनोबेसिक एसिड पकड़ लेते हैं हम लोग, इसका कंसंट्रेशन दिया है 10⁻³ मोलर। K का वैल्यू दे रखा है, K का वैल्यू दिया है, K ऑफ HA इज 4 × 10⁻11 और इसमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन है आपको निकालना है। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे चेक करने के लिए देखिए दो चीजें होती है यहाँ पे। सबसे पहले आपको K/C निकालना चाहिए, रेशियो में K/C कितना आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अल्फा का वैल्यू होता है √K/C और हम लोग अल्फा तभी नेग्लेक्ट करेंगे जब वो 1 से 5% के बीच में हो। तो अगर हम K/C का वैल्यू बस एक बार निकाल लें तो 4 × 10⁻11, C आ गया कितना 10⁻³ ऊपर गया तो आ गया 4 × 10⁻8 और ये वैल्यू जो है ये वैल्यू इज लेस देन 10⁻3। इट मीन्स अल्फा कैन बी नेग्लेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो आप 1 माइनस अल्फा को क्या मान सकते हैं 1, और इन दैट केस फिर आप क्या लिखेंगे, फिर आप HA को तोड़ेंगे और तोड़ के क्या लिख देंगे H+ एंड A-, तो दिस इज C- C अल्फा, दिस इज C अल्फा, दिस इज C अल्फा। तो आपका इक्वेशन बन जाता है K = C² अल्फा स्क्वायर C1 - अल्फा, तो ये आ जाता है C अल्फा स्क्वायर और फिर ये 1 माइनस अल्फा जो है वो कट ही जाता है अल्टीमेटली, तो ये आ जाता है आपका C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि C अल्फा है और H+ का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, इतना करने का भी जरूरत नहीं था, बस आपको समझाने के लिए इतना किया, डायरेक्ट K × C लिख देते हैं। तो K × C जो होगा वो हो जाएगा कितना 4 × 10⁻11 इंटू C, यानी 4 × 10⁻14, ये आ जाएगा 2 × 10⁻7। तो हमसे पूछा है x × 10⁻7, तो वैल्यू ऑफ x विल बी व्हाट 2। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा 2। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा 2। अभी तक 9 क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, भले आपको फिजिक्स मैथ्स ने रुलाया है, बट ये 9 के 9 क्वेश्चन अगर आपने कुछ नहीं नॉर्मल नरेंद्र अवस्थी की किताब भी बनाई होती है फिजिकल केमिस्ट्री में, MS चौहान की बनाई होती है आपने, ये क्या नाम है ऑर्गेनिक में, और VK जायसवाल बनाई होती है इनऑर्गेनिक में, तो ये आप आसानी से सॉल्व कर रहे होते, कोई टेंशन ही नहीं है, बहुत आसान पेपर है ये, पेपर 1 बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मोलर वॉल्यूम ऑफ अ वैन डर वाल गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्सप्रेसिंग द वैन डर वाल इक्वेशन as a cubic equation with Vm, as the variable, the ratio of the coefficient of Vm square to the coefficient of Vm for a gas having van der Waal constant A का वैल्यू दिया, B का वैल्यू दिया, at इतना इतना is what। ये क्वेश्चन अभी थोड़ा अच्छा पूछा है, ठीक है ना। अब देखिए वैन डर वाल इक्वेशन जनरली क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक का है। स्टेट्स ऑफ मैटर जनरली जेई मेंस की तैयारी में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया ही नहीं जाता है, और जेई मेन के बाद बच्चा कोचिंग आता नहीं है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर टाटा बाय बाय। तो स्टेट्स ऑफ मैटर से भी क्वेश्चन इस बार पूछ लिया गया, जो कि अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन का, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, मोलर वॉल्यूम दिया है तो 1 मोल के लिए हम लोग को पहले तो लिख लेना है क्या है। तो 1 मोल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, AN², ये तो आपका वैन डर वाल इक्वेशन है, ठीक है, दिस इज योर वैन डर वाल इक्वेशन। अगर हम एक बार आपको ये बता दे, याद दिला दे वैन डर वाल इक्वेशन, तो यही था वैन डर वाल इक्वेशन।
1 मोल के लिए अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा A बाय वी एम स्क्वायर मोलर वॉल्यूम वी एम माइनस बी, और ये आ जाएगा बेटा RT। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, पहले तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, इसमें क्यूबिक इक्वेशन निकालना पड़ेगा इसमें, तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। क्या आएगा पी वी एम माइनस पी बी, चलिए, प्लस A बाय वी एम, चलिए, इसके बाद माइनस ए बी बाय वी एम स्क्वायर, चलिए, इक्वल टू आर टी। अब इसमें क्या करिए आप ना वी एम स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वी एम स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा पी वी एम क्यूब माइनस पी बी वी एम स्क्वायर, वी एम स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, प्लस ए वी एम माइनस ए बी, इधर या आर टी को इधर ले आओ, माइनस आर टी बाय, एक मिनट कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, वी एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है ना, ठीक है, तो वी एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आर टी वी एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम इसको p से डिवाइड भी कर देते हैं, तो p से डिवाइड जब करोगे तो ये क्या आ जाएगा वी एम क्यूब माइनस बी वी एम स्क्वायर प्लस a बाय पी वी एम माइनस ए बी बाय पी माइनस आर टी बाय पी वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्यूबिक इक्वेशन तो आ चुका है, ठीक है ना, तो वी एम क्यूब माइनस बी प्लस आर टी बाय पी वी एम स्क्वायर प्लस ए बाय पी वी एम माइनस ए बी बाई पी इक्वल टू 0। अब वी एम स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो पूछा है, तो बी इसका रेशियो, तो वी एम स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना हो गया बी प्लस आर टी बाय पी, तो ये निकाल लो पहले आप, बी कितना दे रखा है बेटा, बी कितना दे रखा है 0.06, आर का वैल्यू कितना बोला है, जो बोला है वही लीजिए 0.082, टेम्परेचर बोला है 300, प्रेशर भी बोला है 300, तो 300 बाय 300 कट ही गया ना इसको, ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम लोग का 6 8 14, तो 0.142। इसके बाद Vm का कोएफिशिएंट कितना है, ये Vm स्क्वायर का था, Vm का कोएफिशिएंट a बाई पी है, तो a बाई पी निकालो, a कितना दे रखा है 6, p कितना दे रखा है 300, तो ये आ गया 1/50, 1/5 0.2 0.02, ठीक है ना, ठीक है, तो दोनों का रेशियो कितना हो गया बेटा 0.142 बाय 0.02, तो ये आ रहा है लगभग 14.2 बाई 2 यानी कि 7.1। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 7.1। अब देखो तुम लोग 7 निकाले होगे तो पता नहीं IIT नंबर देगा कि नहीं, बट 7.1 इसका करेक्ट आंसर, 7 नहीं आ रहा है 7.1 आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो पूरा काम धाम हम लोग करते हैं क्यूबिक इक्वेशन से, हम लोग एक एंड्रयू आइसोथर्म बनाते हैं, यहीं से क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, आप कह लीजिए लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का जो पूरा टॉपिक है, लिक्विफिकेशन ऑफ रियल गैस का जो टॉपिक है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई जाती है। और अच्छा क्वेश्चन है ये, हम बोलेंगे कि अच्छा क्वेश्चन है। एक तो जो नॉर्मल लोग सरफेस लेवल पे स्टडी करके जाएंगे उनसे ये क्वेश्चन होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन 10 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। वाओ यार, पेपर 1 जल्दी जा रहा है हमारा। तो कंसीडरिंग आइडियल गैस बिहेवियर, द एक्सपेंशन वर्क डन किलो जूल में बताना। 144 ग्राम ऑफ वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड कंप्लीटली, पानी इलेक्ट्रोलिसिस करता, जल्दी से रिएक्शन बोल, H2 प्लस हाफ O2 हो जाता। कांस्टेंट प्रेशर बोला है तो वर्क डन क्या होगा कांस्टेंट प्रेशर पे, P एक्सटर्नल डेल्टा V ही लगाएंगे, और तो कुछ लगा नहीं सकते हम लोग, एक्सटर्नल प्रेशर दे नहीं रखा है तो इसको हम लोग माइनस nRT करेंगे चेंज, क्योंकि ये लिक्विड है। और कितना है ये 144 बाई 18 18 8 हो रहा है, तो 8 से इसका 8 मोल बना, इसका कितना बना 4 मोल, तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितना आ गया 12 मोल। तो वर्क डन कितना आ जाएगा -12
इंटू आर 8.3 इंटू टेम्परेचर 300। देखो ये कितना आ रहा है, 12 3 36, 36 और 8, तो ये कितना आ रहा है देखो, 36 और 8 83, 18 10 8 6 48, 4 8 3 24, 4 28, 8 8 9, ठीक है 298, 298, 12 3 36 था ना, 36, तो 298 8 डॉट और जीरो लगा दीजिए, इतना जूल आएगा। अरे यार ज़्यादा, एक जीरो ज़्यादा लगा दिए क्या, 12 3 36 36, अच्छा हाँ एक जीरो ज़्यादा लगाए हैं क्योंकि 8.3 है ना, तो ये आ जाएगा 20, इतना जूल, इतना जूल आ रहा है, मतलब ये आ जाएगा माइनस वर्क डन आ जाएगा -29.8 किलो जूल में पूछा है हमसे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -29.8 किलो जूल। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कराया जाता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको कराया जाता है क्लास में, कोई भी अच्छा टीचर आपको पढ़ा रहा है तो ये क्वेश्चन इस तरह का कराता है आपका, ठीक है, नीट में भी ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए आसान क्वेश्चन था, अभी तो एक ही क्वेश्चन जो दिखा है वो स्टेट्स ऑफ मैटर वाला, वो थोड़ा अच्छा था, बाकी अभी तक कोई दम नहीं लगा है पेपर में। द मोनोमर ऑफ एक्स, द मोनोमर एक्स सॉरी इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 का मोनोमर एडिपिक एसिड होता है, और कौन होता है भाई, अच्छा दे तो दिया पॉजिटिव कार्बाइलामाइन टेस्ट, तो याद आ गया हेक्सा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसका मोनोमर याद नहीं आ रहा यार, इसका मोनोमर एक तो एडिपिक एसिड, अच्छा हाँ एक इसका मोनोमर होगा CH2 NH2 NH2, ठीक है, यही कार्बाइलामाइन टेस्ट देगा। चलिए इसका 10 मोल लिया गया है, इसका लिया गया है 10 मोल, और इसको डुमास मेथड, बाप रे ये थोड़ा क्वेश्चन ठीक है मॉडरेट लेवल पे है ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको नाइलॉन 66 का पॉलीमर, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री मैच कर दिया गया है, तो मैच कर दिया गया है, तो अगर आपको रिएक्शन नहीं मालूम है तो आप नहीं लिख पाएंगे। डुमास मेथड मालूम होना चाहिए, नाइलॉन 66 का मोनोमर पता होना चाहिए, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मोल कॉन्सेप्ट को मिला के आपके सामने लिख दिया है। अब भैया सबसे पहली बात तो हम लोग अगर डुमास मेथड लिखें तो डुमास मेथड में अगर हम लोग कंपाउंड लिख लेते हैं CXHYNZ और इसको ट्रीट कराते हैं, किसके साथ ट्रीट कराते हैं, CuO के साथ ट्रीट कराते हैं, ठीक है, तो इतना कुछ करना नहीं है हमको, सिर्फ इतना तो पता है कि यहाँ N2 गैस निकलेगा, तो N2 कितना निकलेगा, Z/2 N2 निकलेगा, ठीक है, तो इसके दिमाग काम नहीं कर रहा है, Z का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है ना, Z का वैल्यू 2 है, मतलब Z का वैल्यू यहाँ पे 2 है, Z का वैल्यू 2 है, मतलब 1 मोल यहाँ पे आपका N2 निकलेगा, 1 मोल N2 निकलेगा, हाँ 1 मोल N2 का मतलब 28 AMU यानी 28 ग्राम हो जाएगा, यानी इसका आंसर 28 आएगा बस। तो देखो जो शार्प बच्चे हैं वो पूरा रिएक्शन CuO के साथ नहीं लिखेंगे, उनको पता है कि डुमास में N2 गैस रिलीज होता है जब हम इसका नाइट्रोजन कंपेयरिंग कंपाउंड्स को CuO के साथ ट्रीट कराते हैं, तो डायरेक्ट वो कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 12 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया हमारा। अब आया भैया 13 क्वेश्चन, ठीक है, रात के बज चुके हैं लगभग सवा कितना हो रहा है, सवा 3 बज चुके हैं, 3:15, पानी प्यास लगा हुआ है, ब्लिंकिट करना पड़ेगा भैया। चलिए देखते हैं, द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो इज कैरिड आउट विद 16 मोल्स ऑफ X, द यील्ड ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन ईच स्टेप इज गिवन बाय द बिलो प्रोडक्ट इन द पैरेंथेसिस। यहां पे इसका यील्ड दिया हुआ है बच्चा लोग, अच्छा ये सब इसका यील्ड है, यील्ड ब्रोमीन भी है, अच्छा बोला है S का अबाउट बताइए, हाँ रुको बे दिमाग काम नहीं कर रहा है, पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा है क्वेश्चन, ये तो टाइप तो कर दिया वो तुम लोग यार, क्या है, अच्छा 16 मोल X के साथ चले हैं, द यील्ड ऑफ मेजर इज गिवन अमाउंट ऑफ
अच्छा मोल और ऑर्गेनिक को मिला दिया, चलो ठीक है। पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग, पी क्या होगा। सोडियम डाइएथर, ये तो वो जो फिटिंग टाइप का रिएक्शन लग रहा है, तो पी और उसके बाद हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ये भैया तेल लेने गया, पहले तो ये बन गया, पी आपका ये बन जाएगा। दो ठो बेंजीन रिंग जोड़ो, जैसे आप जोड़ते थे, ठीक है, विटिक रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ जुड़ा, और यहाँ वाला जो पार्ट है ये हाइड्रोलाइज होके बन जाएगा क्या, ये हाइड्रोलाइज होके बन जाएगा। पहले तो बनेगा OH OH और यहाँ से बन जाएगा CHO, यहाँ पे भी आ गया CHO, पानी निकल जाएगा डायोल से, ठीक है, जेमिनल डायोल से CHO बन गया। पी तो आ गया भैया, पी आ गया। और पी अगर हम लोग बात करें, अगर ये 16 मोल है, ये 16 मोल है, तो 8 मोल आपस में डाइमराइज करेगा अगर, तो पी बन जाएगा कितना मोल जी, पी बन जाएगा 8 मोल, ये बन जाएगा बेटा लोग 8 मोल। अब इसका हम लोग करा रहे हैं कनिजारो करा रहे हैं ना, NaOH के साथ हीट कर रहे हैं और उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दे रहे हैं, तो Q बन गया कनिजारो का प्रोडक्ट। तो कनिजारो बनाओ, कनिजारो, ये हो गया हाइड्रोलिसिस के बाद COOH, ये आ गया CHO। 50% यील्ड है, तो मतलब ये 8 मोल बना था, तो Q बन जाएगा 4 मोल, Q बन जाएगा बेटा 4 मोल, ठीक है। 4 मोल के बाद ये हो जाएगा 2 मोल, 2 मोल के बाद ये हो जाएगा 1 मोल, 1 मोल के बाद ये हो जाएगा हाफ मोल। सही है ना, और क्या कहते हो, सही है कि नहीं सही है। 50% यील्ड है तो 2 मोल से बनेगा 1 मोल, 2 से 2 बनना चाहिए, 2 नहीं बनेगा, 1 ही बनेगा, चलो ठीक है। उसके बाद इसका हम लोग सोडा लाइम के साथ हीट कर रहे हैं, सोडा लाइम के साथ हीट कर रहे हैं, तो सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे आप, तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा का, यहाँ CO2 गया तेल लेने, बचा ये खाली, ठीक है। उसके बाद इसका आप ट्रीटमेंट कुछ, एक मिस्टेक मैंने कर दिया, एक को ऑक्सीडाइज किया, ये CH2OH होगा, जैसे CH2OH, ठीक है। और आप लोग समझ ही रहे होंगे कि रात के 3:15 बजे जब मेरे से मिस्टेक हो सकता है, तो आपसे एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बनाते वक्त भी मिस्टेक हो सकता है। तो ये CH2OH है। इसके बाद PBr3 है, PBr3 में ये OH जो होगा वो Br में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये आपका क्या था भाई, सबको लिखते भी चलना है। ये Q है, अरे भगवा ये R है, R के बाद यहाँ पे क्या बन गया, हो नींद जो है आपको वश में कर रही है भैया। CH2Br हो गया, और CH2Br, CH यहाँ पे Na+H- है, Na- बोल रहे हैं CH3 हो गया यहाँ पे, और एक मिनट, कुछ गलती तो नहीं कर रहा है, नींद में फोकस जा रहा है, PBr3 है, NaOH के साथ हीट ही तो किए हैं भैया, सोडा लाइम के साथ, तो CO2, आई थिंक वी आर डूइंग सम मिस्टेक और नॉट। नहीं, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन का चांस नहीं है, बिकॉज OH इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, ये तो नहीं होगा, CH2OH ही रहेगा। CH2Br हो गया, ठीक है। तो यहां पे आपका बन जाएगा, 2 तो बेंजीन लगा दो, यहां लगा दो CH3, ठीक है। इसका मास पूछा है हम लोग को ना, तो इसका मास कितना हो जाएगा जी, कार्बन कितना है, काउंट करो, 6 12 13 कार्बन है, तो 13 × 12 हो गया। हाइड्रोजन हो जाएगा 1 2 3 4 और यहाँ 5, तो हाइड्रोजन हो गया 9, और तो 9 और प्लस इधर भी तो 3 तो है जी, 1 2 3 4 5 3 12, तो 12 × 14 मतलब 168 ग्राम ना, 14 6 84 होता है ना, हाँ 84 दूना 2, 168 ग्राम हो रहा है, ठीक। तो 168 ग्राम जो है यहाँ पे आपका आ रहा है। इसका हाफ मोल बनना मतलब S का वेट ऑफ S आ जाएगा 84 ग्राम। यस, इसका आंसर आएगा बेटा 84 ग्राम। ये अच्छा क्वेश्चन है,
बढ़िया सवाल है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा कहीं भी मिस किए तो गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है। 84 ग्राम इसका आंसर आ रहा है, ज़्यादा टाइम लग गया ये क्वेश्चन में मुझे भी। ये तो आसान है जी, सिंपल ग्रुप रिएजेंट्स पूछा है बेसिक रेडिकल्स का, तो आसानी से आप बता सकते हैं। कॉपर 2+ की अगर हम लोग बात करें तो कॉपर 2+ का तो क्या हो जाएगा, अच्छा इधर से देखते हैं, पी का की दिया हुआ ना, तो पहला वाले का क्या हो जाएगा, H2S और NH4OH। ये कहाँ था, ये कहाँ था, 3 मैंगनीज में था, तो इसका 3 हो गया, मैंगनीज में था, ये मैग्नीशियम में हो जाएगा 5, NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl yellow थ्राइस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2, H2S और डाइल्यूट HCl, ये तो होगा, ठीक है। 3521 35 नहीं 34, क्या पूछ दिया, अच्छा बेरियम कार्बोनेट है ना, हाँ सॉरी ये तो 4 होगा इसका, हाँ 4 होगा इसका, कैल्शियम कार्बोनेट बेरियम कार्बोनेट, ठीक है। 3421 तो इसका आंसर आ जाएगा ए। ये सिर्फ ग्रुप रिएजेंट जिसको याद था उसी पे बेसिस पे ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3421। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 15। अरे बाबा पूरा पढ़ना है इसको। The major products obtained from the reactions in list 2 are, लिस्ट 2 से जो मेजर आ रहा है, यहां से जो मेजर आ रहा है वो क्या है, लिस्ट 1 का रिएक्टेंट है, मैच द एंट्री लेवल, ठीक है। टोलुइन को क्या करेंगे, CrO2 Cl2 CH2 के साथ हाइड्रोलाइज करेंगे तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। वाह पहला तो आसान है भैया, बेंजल्डिहाइड कहाँ यूज होगा, कानिजारो में यूज होगा, तो S का हो गया 1, S का हो गया 1, चल ठीक है, पहला वाला आ गया। उसके बाद दूसरा वाला, बेंजोइक एसिड को ट्रीट किए PCl5 के साथ, PCl5 के साथ क्या होता है, COCl बन जाएगा, तो PHCOOH को ट्रीट किए अगर हम लोग PCl5 के साथ, तो ये बन जाएगा PHCOCl। इसके बाद NH3 है तो NH3 के साथ PHCONH2, और इसके बाद इसका डिहाइड्रेशन विथ P4O10, तो ये बन जाएगा PH साइनाइड। साइनाइडवा कहाँ यूज होता है जी, तो स्टीफेन रिडक्शन में यूज होता है। स्टीफेन रिडक्शन में हम लोग इसका कराते हैं पार्शियल रिडक्शन, अब फिर बनाते हैं बेंजल्डिहाइड, तो PHCN यानी पी का होगा भैया, पी का 2 हो गया, पी का 2 हो गया, सही है। PHCN जो यूज होता है वो रिएक्टेंट के रूप में यूज होगा इन द स्टीफेन्स रिडक्शन। अब आते हैं भैया कमरवा में, लंबा आदमी को बहुत दर्द होता है, हमको भी बहुत दर्द हो रहा है, नाइट्रोबेंजीन हो गया FeHCl के साथ, तो नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस हो गया, नाइट्रोबेंजीन PHNO2 ये आपका FeHCl के साथ रिड्यूस हो गया किसमें, PHNH2 में। उसके बाद भैया हम लोग कर दिए PHN2+Cl-, टेम्परेचर देखिए 0 to 5 डिग्री सेल्सियस है, वाटर है, तो ये फिनॉल में कन्वर्ट नहीं होगा, वैसे हो भी जाता तो कुछ फर्क पड़ता नहीं। क्या ये सैंडमेयर रिएक्शन देगा क्या, सैंडमेयर भैया मेरे, वैसे आंसर तो अपना आ गया है लगता है, लग तो रहा है सैंडमेयर तो देगा ये। ऑप्शन कौन सा मैच होगा, ठीक है, हो जाएगा, सैंडमेयर ही देगा ये। तो सैंडमेयर अगर देगा तो आई थिंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, 3। आंसर वैसे आ गया है 2 3 कहीं पे नहीं है, बी पे ही है, इसका आंसर बी आ गया। बाकी भी चेक कर लेते हैं एक बार, इसका आंसर वैसे आ चुका है, इसका आंसर बी आ चुका है। एग्जाम में मैं चेक नहीं करता, अगर मैं स्टूडेंट होता मेरा ऑप्शन मिलता मैं चेक नहीं करता, बस आपको दिखाने के लिए चेक कर रहे हैं। टोलुइन Cl2H, टोलुइन PHCH3 का रिएक्शन करा दीजिए Cl2H के साथ, तो PHCH2Cl बनेगा Cl2H के साथ। इसके बाद पानी है, हाइड्रोलिसिस होगा, PHCH2OH बनेगा। टॉलेंस रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट के साथ ये PHCOO- में कन्वर्ट हो जाएगा, और मान लेते कि एसिडिफिकेशन हो गया तो PHCOOH में कन्वर्ट हो जाएगा। SO2Cl2 के साथ
PHCOCl बन जाएगा और उसके बाद आपका बन जाएगा PHCONH2, ठीक है। और ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन ही है, ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है। तो इसका आंसर बी है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट भी मैच द कॉलम है और अच्छा मैच द कॉलम है, बड़ा बड़ा चीज दिया हुआ है कंपाउंड। मैच द कंपाउंड्स इन लिस्ट 1 विथ द एप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशंस इन लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या क्या है भैया, लिस्ट 2 पढ़ने दो पहले। रिएक्शन विथ डाइएजोनियम सॉल्ट गिव्स येलो डाई, येलो डाई, येलो डाई एनिलीन में डाइएजोनियम सॉल्ट, एनिलीन और डाइएजोनियम सॉल्ट। तो ये तो आसान है यार, आर का तो 1 हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये तो आपका एनिलीन जो है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, N2+Cl- के साथ, ठीक है। स्लाइटली आपका मीडियम जो है वो अल्कलाइन आप रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये H+ छोड़ देगा, तो PHN डबल बॉन्ड N और यहाँ पे भी आपका PHNH2 बन जाएगा। यही आपका येलो डाई है। ये तो सही है, ये तो आसान है पहला वाला। रिएक्शन विथ निनहाइड्रीन, निनहाइड्रीन वाला बातें पढ़ेंगे। रिएक्शन विथ ग्लूकोज विल गिव कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन, कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन। तो यहां से आपका S का तो 3 हो जाएगा, ये तो इसके साथ दिख रहा है साफ साफ। इसके बाद पहला और दूसरा P एंड Q, इसी में तमाशा है। P एंड Q में बोल रहा है रिएक्शन में निनहाइड्रीन गिव पर्पल कलर। निनहाइड्रीन, निनहाइड्रीन में NH2 अल्फा अमीनो। तो निनहाइड्रीन जो है, निनहाइड्रीन जो है, ये निनहाइड्रीन किसको ये कहता था, जहां पे अल्फा अमीनो एसिड देता है इसको, अल्फा में अल्फा अमीनो एसिड में अल्फा पोजीशन पे, मतलब आपका अगर NH2 ग्रुप है, अल्फा NH2 ग्रुप्स को ये क्या करता है, पकड़ता है। तो इसका अगर हम लोग बात करें तो यहां पे अल्फा पोजीशन पे हमको NH2 दिख रहा है, ठीक है ना। अल्फा NH2 प्रेजेंट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो रिएक्शन विथ निनहाइड्रीन गिव्स पर्पल कलर, तो ये तो ट्रायोसिन का डेरिवेटिव लग रहा है जी, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ ट्रायोसिन। और इस, हाँ ये तो ट्रायोसिन है, ट्रायोसिन तो देता ही है निनहाइड्रीन टेस्ट, तो ये भी यहाँ पे ट्रायोसिन, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे ट्रायोसिन में, ठीक है। तो ये रिएक्शन विद निनहाइड्रीन गिव्स पर्पल कलर, बिल्कुल। एंड इट आल्सो रिएक्ट विद FeCl3 टू गिव वायलेट कलर, वायलेट कलर, हाँ फिनॉल है तो वायलेट कलर देगा। अरे भैया हो गया, अरे हो गया, ये वाला P का 2 हो गया, चलिए ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन है, इसमें हमको Lasagne extract of the compound treated with dilute HCl followed by addition of give blood red color। ब्लड रेड कलर तो यहाँ किसी के साथ ना आने वाला है भैया, तो इसको नहीं पढ़ते। आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इट विल गिव निनहाइड्रीन टेस्ट। अगर इसका हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करें, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में यहाँ पे ये यूनिट देखिए, ये यूनिट जो है, ये यूनिट आपको पसंद आएगा, ठीक है ना, ये यूनिट आपको पसंद आएगा। और ये यूनिट जो है ये मुझे दिखा रहा है आइसोल्यूसिन की याद करवा रहा है मुझे, आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। हाइड्रोलिसिस के बाद आइसोल्यूसिनवा मिलेगा हमको यहाँ पे, और आइसोल्यूसिनवा जो मिल रहा है ना जी, वो ऐसा दिखता है। और यहाँ पे भी देखिए अल्फा पोजिशनवा पे, अल्फा पोजिशन पे NH2 ग्रुप है, इसलिए निनहाइड्रीन जिंदाबाद, निनहाइड्रीन जिंदाबाद। लेकिन ये पहले निनहाइड्रीन नहीं देगा, पहले निनहाइड्रीन नहीं देगा। पहले निनहाइड्रीन क्यों नहीं देगा, क्योंकि अल्फा पोजीशन पे कोई NH2 नहीं है। यहां पे अल्फा पोजीशन पे NH2 था, यहां अल्फा पोजीशन कोई NH2 नहीं है, इसलिए आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस चूंकि आइसोल्यूसिन बन रहा है, यहां पे आइसोल्यूसिन बन रहा है, इसलिए ये निनहाइड्रीन टेस्ट देगा। डज नॉट गिव थैलिन डाई टेस्ट। थैलिन डाई टेस्ट देता है फिनॉल, थैलिन डाई टेस्ट, बाप रे भैया, थैलिन डाई टेस्ट भी पूछ दिया है, थाइलिन डाई टेस्ट भी पूछ दिया है। किसका टेस्ट है ये है फिनॉल ग्रुप का टेस्ट, ये है फिनॉल फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट। फिनॉल फंक्शनल ग्रुप को ये आइडेंटिफाई करता है, तो Q का आ जाएगा बेटा 5। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, P का 2, Q का 5, R का आ रहा है भैया 1, S का आ रहा है भैया 3, 2 5 1 3। कहां दिख रहा है 2 5 2 5 1 3 2 5 1 3। इसका आंसर आ जाएगा B, बड़ा बड़ा लिख लो। चल पेपर 1 हो गया, पेपर 1 हो गया। ये क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन था, इसके पहले वाला भी ठीक क्वेश्चन था। तो इस पेपर 1 में 3 क्वेश्चन ऐसे थे जहां पे आप फंस सकते थे, बट अगर आप टॉप 500 में आने की तैयारी कर रहे हैं जेईई एडवांस में,
तो आप इन क्वेश्चंस में भी नहीं फंसेंगे। तो सर हाईएस्ट स्कोर कितना होना चाहिए पेपर 1 में टॉपर का? मुझे लगता है पेपर 1 में टॉपर जो भी होगा, जो टॉप 1 to 100 में होंगे, इसमें 60 आउट ऑफ 60 स्कोर किया जा सकता है। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत, एंड होप करते हैं आप सभी लोगों का IIT का एग्जाम अच्छा गया होगा और आप अपने ड्रीम IIT में डेफिनेटली पहुंच रहे होंगे। फिलहाल रात के बज चुके हैं 3:20। मुझे देखना है कि मेरे अंदर क्या उतनी एनर्जी बची हुई है कि मैं पेपर 2 भी सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि वीडियो अपलोड भी करना है, थंबनेल भी खुद ही बनाना है, सब कुछ खुद करना है। आप क्या कर सकते हैं, चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब तो आप करके कोई फायदा है नहीं, बट लाइक जरूर करिएगा, अपने जूनियर्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। एंड अगर आप कोलकाता से देख रहे हैं तो कोलकाता में हम सुपर 30 बैच चलाते हैं AIR कार्टल बालीगंज के अंदर। आप अपने जूनियर्स को यहाँ पर रिकमेंड भी कर सकते हैं। हमारा मकसद है कोलकाता में 200 का बैच बना के 150 सिलेक्शन कराना। और आप देख सकते हैं कि जेई एडवांस के पेपर जो कि 3-3 टीचर एक साथ सॉल्व करते हैं, इसका इंडिया में सबसे पहला सोल्यूशन केमिस्ट्री के अंदर मैं ही लेके आया हूं। तो कोलकाता या कहीं से भी आप ऑनलाइन मेरे से जुड़ना चाहते हैं, और मेरे यहाँ जुड़ने का क्राइटेरिया भी है, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, मैं देखूंगा कि मैं आपको कुछ गाइड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो आप बिल्कुल जुड़िए। कैसा लगा ये सेशन अब देखते हैं। कल कुछ महारथी लोग भी आएंगे, कल बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अपना सोल्यूशन लाएंगे। हो सकता है कि मेरा 1-2 गलती भी निकल जाए, तो उसके लिए पहले से ही भैया क्षमा प्रार्थी हूं। गलती इंसान से ही होती है। अगर सही हो गया तो आप सही बता देना, अगर इस वीडियो में कुछ गलत आ गया तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर आपने जो वो क्वेश्चन आधे नींद में आधे जगते हुए सॉल्व किया था वो गलत था। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत एंड जय बांग्ला।